क्या स्थिति है आपकी पार्टी की? बहुत शानदार स्थिति है। उतनी मजबूती से बहन जी चुनाव नहीं खड़ा कर रही हैं, क्या उनके मन में भी कोई डर है? हमारे सांसद जो अभी जौनपुर से थे वो धनंजय सिंह आगे थोड़ी सी माहौल बिगाड़ दिए। अफजाल अंसारी के घर भी गए थे सुबह फाटक पर, हम उनसे बात की। उनकी जात उनके साथ खड़ी है, लेकिन उसमें भी हमारे साथ लोग आ रहे हैं। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। मैं गाजीपुर में हूं और गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र आप सब जानते हैं कि देश की सबसे हॉट सीटों में से एक है। उसके कारण भी हम जैसे जैसे चर्चा करेंगे वो समझ में आएगा। भाजपा से यहाँ पारसनाथ राय एक नए उम्मीदवार हैं, वो भी पहली बार मैदान में हैं। और बसपा से यहाँ डॉक्टर उमेश सिंह हैं, वकील हैं पेशे से, पहली बार ये भी चुनाव के मैदान में हैं। और सपा से अफजाल अंसारी हैं, पिछली बार बसपा सपा गठबंधन में बसपा से सांसद बने थे, इस बार सपा से उम्मीदवार हैं। हम उमेश सिंह से समझेंगे कि ये जो भाजपा और सपा जैसी पार्टियों के साथ जो बसपा की लड़ाई है वो कितनी मजबूत है, किन मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, और ओवरऑल राजनीति पे कुछ इससे इतर चुनाव से कुछ इतर चर्चा भी करेंगे। सर, आप बसपा से उम्मीदवार बने हैं, क्षेत्र में मुझे लग रहा है महीने भर से हैं आप, क्या? लगभग 2 महीने हो गए। हाँ, ठीक है। तो क्या स्थिति है आपकी पार्टी की? बहुत शानदार स्थिति है। हर वर्ग का, हर धर्म का, हर संप्रदाय के लोगों का समर्थन मिल रहा है। और छात्र राजनीति से होने के कारण, अधिवक्ता समाज से होने के कारण, छात्र आंदोलन करने के कारण छात्रों नौजवानों का सहयोग मिल रहा है, अधिवक्ता समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है, अध्यापक शिक्षक समाज का पूरा सहयोग मिल रहा है, व्यापारी वर्ग का भी सहयोग मिल रहा है। उनको ये लग रहा है कि लोकलिटी का भी फ़ायदा मिल रहा है। लोकेलिटी मतलब आप यहाँ के स्थानीय हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का अपना भी वोट यहाँ नहीं है। और हम जिस जगह के रहने वाले हैं, 10-20 किलोमीटर के लोग तो मुझे अपने घर का समझने लगे हैं। तो वो एक बड़ी लोकेलिटी मेरे साथ है। और जो दूसरे हमारे प्रत्याशी हैं भाजपा के, तो 10-20 किलोमीटर के लोग उस स्कूल में पढ़े हैं जहाँ प्रवेश फार्म लिए जाने से लेके और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दिए जाने तक हर स्तर पे सुविधा शुल्क की व्यवस्था थी। तो आज लोग अपनी मार्कशीट डिग्री खोज के रंग पोत के तैयार हैं कि हम यहीं से पढ़े हैं। लेकिन वो तो देश के किसी भी निजी स्कूलों में एंट्रेंस फॉर्म जब आप दाखिले के लिए जाते हैं तो फॉर्म लेने की एक व्यवस्था है, उसका कुछ शुल्क लिया जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उनका एडेड विद्यालय है। अच्छा, ये परंपरा उन्होंने एडेड विद्यालय में शुरू की। अच्छा, वो निजी विद्यालय नहीं है, निजी विद्यालय नहीं है, एडेड विद्यालय है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, बसपा लड़ रही है चुनाव मतलब उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम ज़्यादातर सीटों पर एक समस्या देख रहे हैं कि कैंडिडेट बहुत बदले गए, इससे पार्टी की साख को बड़ा बट्टा लगा है। देखिए, वो हर पार्टियों में ऐसे ही हुआ है। जिस तरह से राजनीतिक दलों ने अपना चरित्र बदला है, जिस तरह से लोग इधर उधर, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़े पैमाने पे व्यापार शुरू किया, कांग्रेस पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से लोगों को ले जाना अपने दल में, तमाम तरह के, जैसे क्या है कि सरकार का दुरुपयोग हो रहा है। तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को बिल्कुल एक तरह से कहिए तो सस्पेंड कर दिया गया है। अब ईडी और सीबीआई डरा करके इलेक्टोरल बॉन्ड दिलवा रही है, सरकार को चंदा दिलवा रही है। कैंडिडेट्स भी उसी डर में सरेंडर कर जा रहे हैं। अच्छा, और अब ये दौर भी आ गया है। एक तरह से हम ये मानते हैं कि जो लोग गलत तरीके से धन अर्जन किए हैं, इसके पहले आप देखेंगे कि मेरे जैसे प्रत्याशी आपको चुनावी राजनीति में नहीं दिखते थे। जो आंदोलनकारी हो, छात्र राजनीति से निकला हो, कम लोगों को स्थान मिलता था, बहुत रेयर चांसेस जैसे होते थे। नहीं तो टिकट की क्राइटेरिया ही होती थी धन बल, बाहुबल, आपके पास क्या है, पूर्व में सांसद, विधायक या वर्तमान में हूँ, तब टिकट क्राइटेरिया में आते थे। इन जिस तरह से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे आशीर्वाद दिया, यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया, और मैं ये मानता हूँ कि बहन जी एक दृष्टा है।
उन्हें दूर की दिखती है बातें, उन्हें ये लग रहा है, जो मुझे लग रहा है वो उन्हें भी दिख रहा है। शायद इसीलिए उन्होंने कहा कि उमेश तुम्हें अब इस राजनीति में आना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं बहन जी को दूर की दिखती है, तो क्या बहन जी ने कुछ दूर का ही देख के इधर चुनावी सक्रियता घटा दी है क्या? आकाश आनंद ने पहली रैली बिजनौर में की थी, हम उस दिन वहीं पर थे, बहुत एग्रेसिव बोले, आपके समर्थकों को बहुत पसंद आ रहा था कि लग रहा था कि बसपा एक बार फिर से जीवित हो रही है, मैदान में कोई बोल रहा है। अचानक वो पार्टी से सभी पदों से मुक्त कर दिए जाते हैं। उत्तराधिकार कोई पद, तो खैर किसी पार्टी में ऐसा उत्तराधिकारी कोई पद नहीं होता है। जो आपकी पार्टी की जो सुप्रीमो, उनका प्रेस रिलीज आता है कि अब ये मेरे उत्तराधिकारी भी नहीं है। तो ये कैसी दूरदृष्टि है, थोड़ा सा समझाइए हमें। देखिए, उन्माद कभी भी ठीक नहीं होता है। अपनी बातों को आप बड़ी शालीनता से समझाइए। उन्माद में ला करके आप, जैसे बीजेपी करती है, धार्मिक उन्माद फैला करके, किसी के खिलाफ हमें बोलने की ज़रूरत नहीं। ये हमारा प्रिंसिपल है, हमारा भी है, बहन जी का भी यही सिद्धांत है। हम अपनी बातों को कहेंगे, कौन लड़ रहा है कौन नहीं, लोग क्या कर रहे हैं उससे नहीं मतलब, हमें क्या करना है हम इस पे अपने को कंसंट्रेट करते हैं। और समाज में हर व्यक्ति को यही करना चाहिए। हम तो अपने चुनाव के दौरान कैंपेन में भी अपने सपोर्टर्स को यही समझाते हैं कि मुझे क्या करना है इस पे ध्यान देने से ज़्यादा तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए, इस पे ध्यान दो तो ज़्यादा बेहतर हमारा चुनाव हो जाएगा। चुनाव भी एक स्ट्रेटजी से लड़ा जाता है, मेहनत से नहीं। चुनाव में नेता के दो काम होते हैं, एक तो वो अपने को बाकी नेताओं से अलग दिखा दे, और उसके लिए नेता को बड़ा प्रयास करना होता है। हम सौभाग्यशाली थे कि बाकी यहाँ दोनों नेता जो थे वो दो क्षेत्र के माफिया थे, एक नकल माफिया, एक असल माफिया। हमने कह दिया अब गजानन ही रक्षा करेंगे इन दोनों से, ये हिट हो गया नारा, गजानन ही रक्षा करेंगे नकल माफिया और असल माफिया से। जनता ने ले लिया, और चूँकि उनकी इमेज पहले से इल थी, इसलिए दोनों प्रत्याशियों की, दोनों की, इसलिए मुझे कुछ अलग से करना नहीं पड़ा। उन्होंने मेरे विषय में कुछ खोजने की कोशिश की, कुछ मिला नहीं, इसलिए जनता की निगाह में मैं श्रेष्ठ प्रत्याशी हो गया। और दूसरा कि अपने संगठन को ठीक से रन कर दे। तो हमने आते ही पहले विधानसभा वाइज, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बूथ सेक्टर 5 लेवल पे हमारी टीम बनी है। बूथ पे है, सेक्टर पे है, जोन में है, विधानसभा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। यकीन मानिए, मैं आने के बाद देख रहा हूँ, आंदोलनों में मैंने सरकार से बराबर लड़ा है और बहुत से राजनीतिक दलों का अपने आंदोलन में सहयोग लिया है। इतना मजबूत और इतना डिसिप्लिन्ड और इतने कर्मठ कार्यकर्ता जितने बहुजन समाज पार्टी के हैं, इस देश के दुनिया में किसी पार्टी के पास नहीं होगी। बहुत सौभाग्यशाली है बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास इतने डेडिकेटेड वर्कर हैं। और ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सिद्धांतों को लेकर के मान्यवर ने, जो काशी राम जी ने एक जो प्रयास शुरू किया, आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने उसको बखूबी उसको संचालित कर रही हैं, और आने के साथ ही चुनाव खड़ा हो गया। अच्छा, अब आप बसपा में आ गए हैं और आपने कैंडिडेट्स के डरने की बात की। हालांकि मैं थोड़ा सा इस पे आपसे एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि कई जगह पार्टी ने उम्मीदवार बदले हैं, लगातार बदले उम्मीदवार, मतलब उसमें कैंडिडेट पीछे भी नहीं हटे थे। पता चला आज कोई है, कल कोई है, कई सीटें मैं गिनवा सकता हूं आप कहेंगे तो। और आप समाजवादी पार्टी और भाजपा का भी गिनाना चाहेंगे तो गिनवा देंगे, लेकिन आपकी पार्टी का ज़्यादा। मैं एक मिनट पूरी बात कर लूँ। आपने डरने की बात की, और आप अंतर्मन से कहीं ना कहीं स्वीकार करेंगे कि जिस तरह से बसपा का कैडर है स्टेट भर में, जिस तरह से उसके पास वोट बैंक है, उतनी मजबूती से बहन जी चुनाव नहीं खड़ा कर रही हैं। क्या उनके मन में भी कोई डर है? नहीं, देखिए, हमारा चुनाव बहुत शानदार चल रहा है। हम यहाँ भी लड़ रहे हैं, घोसी में भी हम बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे बालकृष्ण चौहान जी जो पूर्व सांसद हैं। चंदौली में हम बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। लालगंज में हम बहुत मजबूत लड़ाई लड़ रहे हैं। गाजीपुर की लड़ाई मजबूत है। हमारे सांसद जो अभी जौनपुर से थे, वो धनंजय सिंह आगे थोड़ी सी माहौल बिगाड़ दिए, लेकिन हमारे जो जौनपुर के सांसद हैं वो भी बहुत मजबूत लड़ाई। जौनपुर होके हम आए, आपके सांसद की रिपोर्ट बहुत ख़राब है। लोगों ने कहा कि वो जीत के गए, उसके बाद
हमने कम से कम 5-6 क्षेत्रों में ये पब्लिक ओपिनियन का कार्यक्रम कहा कि उनको किसी ने देखा तक नहीं। आप श्याम यादव जी की बात कर रहे हैं ना जी, उनको किसी ने देखा तक नहीं। और ये सभी जो आपके समर्थक थे जिन्होंने कहा कि हम बसपा के कैडर वोटर हैं, उनकी भी यही शिकायत थी कि वो फिर पलट के आए नहीं कभी। नहीं, आप लोग हमारे कैडर वोटों तक पहुंच नहीं पाते हैं। ये बहुत सुहाना भ्रम है, पर बना रहे शायद आपका। चलिए, आप मिल लिए होंगे सड़क पे, चौराहे पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। वैसे देखिए, चुनाव हम समीकरण आपको बता दें। बताइए। हम लोग चुनाव आज तक लड़वाते रहे हैं और अब लड़ने की बारी आई है। चुनाव 2 तरह के वोट बैंक होते हैं। 50% वोट तो पार्टी के नाम पे कमिटेड होता है, वो सपा, बसपा, भाजपा, सुभाषपा, कांग्रेस सबके अपने वर्कर्स, अपने कमिटेड वोटर्स। लेकिन 50% वोट हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बिल्कुल फ्री होता है। वो उसकी अलग अलग क्राइटेरिया है। वो 5 भागों में बांट के अपना तय करता है कि हमको वोट किसको देना है। सबसे पहले वो व्यक्ति देखता है कि संबंध में हमारे सीधे कौन है, कौन डायरेक्ट हमसे एक्सेसिबल कौन है। नहीं, सीधा संबंध है। एक्सेसिबल तो मतलब वो रीजन हो गया कि मतलब आप हमारे क्षेत्र के हैं तो हम आपके पास जल्दी पहुंच सकते हैं। एक तो पर्सनल रिलेशनशिप, फिर वो क्षेत्रीयता, जो लोग समझते हैं कि तो हमारे घर का है। 10-20 किलोमीटर के लोग ये समझते हैं कि तो हमारे घर का है अगर प्रत्यय। तीसरे नंबर पे जाति आती है, फिर कैंडिडेचर आता है, और 10% वो 10% वोट ये होते हैं, और 10% पाँचवा जो होता है वो फ्लोटिंग होता है। तो हमारे लिए हमारे छात्र जो BHU से पढ़े, इलाहाबाद से पढ़े, लखनऊ से पढ़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, छात्र आंदोलन करता रहा हूँ तो देश भर की यूनिवर्सिटियों में आना जाना। उस समय के जो लड़के हैं तो कम से कम 20% लोग गाँव में तो हमारे डायरेक्ट रिलेशन के हैं। छात्र और युवा जो उस छात्र राजनीति से जुड़े, हम हमारे साथ पढ़े, आगे पीछे पढ़े, तो 20% लोग तो हमको वैसे मिल जा रहे हैं, पहुंचते ही उठा ले रहे हैं, हर जगह मिल रहे हैं, हर विभाग में मिल रहे हैं, कचहरी में मिल रहे हैं, टीचिंग लाइन में मिल रहे हैं। आप डिग्री कॉलेज उठा लीजिए, सजानंद उठा लीजिए, यहाँ 16 प्रिंसिपल मेरे जूनियर हैं इंटर कॉलेजों के। अध्यापकों की बात छोड़ दीजिए कि कितने हैं। हर कॉलेज में, जुडिशरी में आप जाएंगे, जहाँ जाएंगे तो मेरे लोग 20% तो मेरी अपनी पर्सनल वो है। फिर रीजनल रूप से भी मैं मजबूत हूँ दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे जातीय समीकरण भी मेरे पक्ष में है। अच्छा, थोड़ा जातीय समीकरण समझाइए, आपके पक्ष में कैसे है? मेरी जात मेरे साथ खड़ी है। पर हम अभी गए थे और बाकी जो 2 प्रत्याशी हैं, विधानसभा क्षेत्र में गए थे, ठाकुर बहुल गाँव था ना, वो ठाकुरों के कई गाँव था। हम जब वहाँ लोगों से बात किए तो उस तरह से आपको लेकर लोग उस तरह से उत्साहित नहीं दिखे हमें। नहीं तो अफजाल को लेकर उत्साहित दिखे? क्या बता रहे थे? नहीं, वो बोलना ठीक नहीं रहेगा, पर आपको लेकर बहुत उत्साहित नहीं दिखे लोग उस गांव में। ठाकुरों के मतलब उसमें बहुत सारे लोग ठाकुर। समझ लीजिए कि मैं जिस गांव में जा रहा हूँ लोग बाहरी मिल जा रहे हैं मुझसे। ऐसा अभी रहे होते कचहरी में, मैं घूम रहा था। नहीं, कुछ वकीलों से हमारी बात हुई थी, कल 10 से 11 वकीलों से बात हुई थी। हमने स्टेशन पर एक जो हमारा ओपिनियन लेने का कार्यक्रम होता है वो हमने एक चौपाल किया था। तो वकीलों में कुछ तबके में है आपको लेकर समर्थन, पर जब आप जाति समीकरण की बात कर रहे हैं तो इंटीरियर इलाकों में मैं एक एज ए ऑब्जर्वर बता रहा हूं कि मुझे उस तरह से जाति समीकरण बहुत आपके पक्ष में नहीं दिखे। नहीं, आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मुझे दिख रहा है। चलिए, अच्छी बात है। अब ये जितने लोग हैं इस ज़िले के हैं, अब इसमें अधिकतर लोग तो विभिन्न गाँवों से मेरे उसी सजाती हैं। हाँ, चलिए, ये भी आपने मतलब बता दिया। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है। एक चीज़ मुझे बताइए कि हम अभी अफजाल अंसारी के घर भी गए थे सुबह फाटक पर, हम उनसे बात की। उनकी जात उनके साथ खड़ी है, लेकिन उसमें भी हमारे साथ लोग आ रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। तो वो गाजीपुर को लेकर एक बात करते हैं, जैसे है कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, बनारस में 3 यूनिवर्सिटी है, स्टेडियम नहीं है, तो इन सब चीज़ों को लेकर कोई आपकी कार्य योजना है क्या? इन सब ये सब आपके प्रमुख मुद्दे रहेंगे क्या? देखिए, हमारे मुद्दे तो यही हैं, शुरू से रहे हैं।
कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हम लंबे समय से संघर्ष, जैसे अभी हमने बताया कि एजुकेशनल रिफॉर्म की बड़ी ज़रूरत है। ये हमारा एक लंबा मुद्दा है और ये संसद में जाने के बाद इस पे हम बड़ा कायदे से प्रयास करेंगे कि इस देश के एजुकेशनल सिस्टम को ठीक किया जाए, हेल्थ सिस्टम को ठीक किया जाए और एम्प्लॉयमेंट के लिए जो पहले जो ये बंद पड़ी वो हैं मिले हैं, पहले तो उसको शुरू करा दिया जाए। और दूसरे नंबर पे भाई यहाँ बाबू विश्वनाथ सिंह गमरी ने एक बार, जो यहाँ के सांसद थे, संसद में इस पे बड़ा जोरदार गाजीपुर और पूर्वांचल की स्थिति को विस्तार से बताया था। पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने गृह सचिव की उसमें एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक 4 दशकों से ये दोनों लोग बारी बारी से चुनाव जीतते रहे और कभी इन्होंने प्रयास नहीं किया। वो एक बढ़िया ब्लूप्रिंट है, उस कमेटी की रिपोर्ट ही लागू हो जाए तो गाजीपुर के यूनिवर्सिटी का भी उसमें खाका था, इंडस्ट्रीज़ का भी खाका था, तमाम। अच्छा, 4-5 दशक के बाद भी वो रिपोर्ट प्रासंगिक है? अरे भाई, अभी जिला जब वहीं पड़ा है तो उसकी पूरी प्रासंगिकता है। अब जैसे यूनिवर्सिटी की बात उस समय कही गई, आज तक नहीं। आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी क्यों ना प्रासंगिक है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, इंडस्ट्री की बात उन्होंने कही तो इंडस्ट्री की प्रासंगिकता क्यों नहीं है, आप ये समझिए ना। अच्छा, जो 2014 से 19 में मनोज सिन्हा यहाँ सांसद रहे और एक उनके लोग कहते हैं कि वो विकास पुरुष रहे और यहाँ पर उनके समय में जो विकास के काम हुए वो किसी के टाइम में नहीं हुए। हम भी अभी आ रहे थे तो हमने देखा कि वो लोगों ने ही बताया था कि ये मनोज सिन्हा के प्रयास सही हो रहा है, जो रेलवे ट्रैक का काम और उसके ऊपर सड़क का काम। रेलवे में वो राज्य मंत्री थे। रेलवे में राज्य मंत्री थे, जी जी। और वो स्वतंत्र प्रभार के टेलीकम्युनिकेशन संचार के। तो आप रेलवे की बात ना करिए, जो उनके चार्ज में था, जिसके वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर थे, उसमें बताइए उन्होंने क्या किया। अरे रेलवे और सड़क तो सरकार के प्रायोरिटी में है कि वो हमसे ज़बरदस्ती पैसा छीन करके वो हमसे सड़क और रेल बना रही है। अच्छा, तो सांसदों में इसको लेकर आक्रोश है कि सड़क मतलब ढांचागत विकास पे जो संसद निधि खर्च हो रहा है उसको लेकर आक्रोश है क्या प्रतिनिधियों में? आप ये क्यों नहीं समझते कि ये जबरन वसूली की जा रही है, जो टोल लिया जा रहा है, जो पेट्रोल डीजल पे सरचार्ज लिया जा रहा है। हाँ, ठीक है। जो पेट्रोल डीजल पे सरचार्ज लिया जा रहा है, जो टिकटों के वितरण में फ्लाइट की तरह आप कई कैटेगरी के टिकट बांटने लगे। आप जनरल टिकट जाएंगे बुकिंग के लिए तो मिलेगा नहीं, तत्काल में लीजिए, चार्ज ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। आप फेयर नहीं बढ़ा रहे हैं कि अलग अलग ढंग से रेल को, और आपके लूप होल्स के कारण रेलवे की आमदनी सब प्रयासों के बावजूद बढ़ने गई। तो आप जितनी रेल में सीट बना रहे हैं सारी फुल हो जा रही है। आप जनरल डिब्बे ख़त्म करके, स्लीपर डिब्बे ख़त्म करके एसी के डिब्बे लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। ये व्यापार कर रहे हैं। ये सरकार सुविधा नहीं दे रही है। सोशल वेलफेयर स्टेट के नाते ये सुविधाएं लोगों को नहीं प्रोवाइड की जा रही। अब जैसे ये समझिए ना कि 5 स्टार होटल आप खोल रहे हैं, सरकार भी खोली थी और आप भी खोल रहे हैं, तो वो आम आदमी के लिए खुला है, लेकिन उसमें जाएगा कौन? जिसकी पॉकेट अलाउ करेगी। मैं समझ गया। आप लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर एक बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है ना कि हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, जो ज़रूरतमंद है उनके लिए हम अनाज दे रहे हैं, हम गैस जो सिलेंडर पर ज़रूरतमंद लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं। तो सरकार तो कह रही है कि जो ज़रूरतमंद है उसके लिए हम इतनी सारी स्कीम्स ला रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरा कर रहे हैं। नहीं, ज़रूरतमंद कौन नहीं है, यही तो सरकार का नज़रिया बदल जाता है। ज़रूरतमंद तो हर वर्ग, हर धर्म, हर संप्रदाय में लोग हैं, लेकिन अब जातियों के आधार पर आप ज़रूरतमंद समझें। अच्छा, लेकिन क्या ये बीपीएल का जो कार्ड्स हैं उसमें जातियों के आधार पर कैसे हो रहा है? मुझे तो ऐसे कोई विभेद नज़र नहीं आ रहा। सुन लीजिए, ये सुविधाएं हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। जीने के अधिकार के अंतर्गत निहित है कि आप एक डिग्निफाइड लाइफ जिएंगे। तो हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा मीन्स हम अपने घर में भी सिक्योर रहें, सड़क पे भी सिक्योर रहें और हमारे देश की सरहद भी सिक्योर रहे। हम सारा टैक्स इन्हीं बेसिक नीड्स के लिए देते हैं, इसके बाद आप कुछ कर सकते हैं। और बेसिक नीड्स आप लोगों को दे नहीं रहे हैं और बाकी सारे काम कर रहे हैं।
आप कर क्या रहे हैं? पर इस देश में देखिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, राइट टू एजुकेशन है, आप जो बात कर रहे हैं कानून पर तो सब है ही। देखिए राइट टू एजुकेशन है, लेकिन सरकार के संरक्षण में पल रहे स्कूल EWS के एडमिशन लेते हैं। EWS के आप पता कर लीजिए गाजीपुर में कि ये नेबरिंग स्टूडेंट्स के लिए है कि 25% आप फ्री एडमिशन लेंगे, लिए जाते हैं। टीचर्स को वो सैलरी दी जाती है प्राइवेट स्कूलों में जो सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है। ये सारी चीज़ें आप पेपर पे देख रहे हैं। अभी 2009 में ही जब ये कानून लागू हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो ये समझिए कि उस समय करीब 5.5 लाख पद खाली थे प्राइमरी एजुकेशन में। उत्तर प्रदेश में इस समय 2 लाख से ज़्यादा वैकेंसियाँ हैं। रोजगार के नाम पे सरकार का रवैया उपेक्षात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक कह लीजिए। अभी कोई पेपर हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं कि वो भर्तियाँ निकाली जाती हैं, कुछ उसमें ऐसा डिस्प्यूट पैदा किया जाता है, कुछ इस तरह की कमियां रखी जाती हैं कि पिटीशन में जाती हैं चीज़ें, या पेपर लीक करा दिया जाता है, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं। अरे 5 साल से कोई वैकेंसी निकली है, एक आई थी वो रद्द हो गई, 3 की 3 वैकेंसी थी, तीनों रद्द हो गई। उम्र बीत जा रही है लोगों को, रोजगार के नाम पे सरकारी पोस्ट जो खाली हैं वो भी वैकेंसीज भरी नहीं जा रही हैं। अब क्या कहेंगे? अभी चुनाव है, इन मुद्दों पे हम जब संसद में पहुंचते हैं तो बात करते हैं। चलिए ठीक है, आपसे मुलाकात होती रहे। नहीं, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, आप दिल्ली पहुँचे, हम लोगों की चर्चाएं इसी तरह से स्वस्थ चर्चाएं हो, लोकतंत्र के लिए शुभ है चर्चा। आपसे भी ये उम्मीद करता हूँ कि इन पॉजिटिव मुद्दों पे बहस करें और किसी के पास भी जाएं तो उनके पास एजुकेशनल सिस्टम का क्या ब्लूप्रिंट है, इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, इन इशूज़ पे बात होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक बात है, लेकिन क्या जनता इन मुद्दों पर वोट करती है क्या? हम सुनिए सर, मेरी बात पूरी हो जाती है। हम करीब 24 घंटा हो गया मुझे गाजीपुर पहुंचे हुए, हम जहां भी बात कर रहे हैं तो जनता यही कह रही है कि हम फलना जाति से हैं, फलना को वोट देंगे, चिलना जाति से हैं, चिलना को वोट देंगे। चर्चाएं अच्छी बात है, पर वो जनता को भी तो उस स्तर पे सोचना चाहिए, नेताओं को उस स्तर पे सोचना चाहिए। जब पार्टियां जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है तो उसमें ब्रैकेट में उसकी जाति होता है, और ये किसी एक पार्टी में नहीं है, सारी पार्टियां उसी तरह से मतलब अपने तो आप जब परीक्षा का फॉर्म भरते हैं तो भी आपको ये सब, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं हम कहते हैं कि वोटर जाति से ऊपर उठ के वोट करे, लेकिन जब हम उम्मीदवार देते हैं तो प्रचारित करते हैं कि हमने इतने उम्मीदवार इस जाति के दिए, इतने उम्मीदवार इस जाति के। जाति तो पूछने का मकसद कुछ और है, एक्सप्लेन आप कुछ और कर रहे हैं। जाति मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ सर। नहीं, मान लीजिए पॉलिटिकल लीडर्स उसको एक्सप्लेन कुछ और करते हैं। पूछने का पर्पज ये होता है कि कैटेगरीज हैं, आप जनरल कैटेगरी में हैं सर, वो जो संवैधानिक बाध्यता है, संवैधानिक बाध्यता जो है, जो रिजर्व सीट है, उसके लिए आप लिख दीजिए जो जा, ठीक है। आप एकदम जाति लिखते हैं कि ये जाटर समाज से है, ये केवट समाज से है, ये निषाद समाज से है, तो ये इंटेंशन तो शुरू से ही पॉलिटिकल पार्टियों का साफ होता है। कौन कौन सी जातियां अगर पता कैसे चलेगी? सरकार ने एक लिस्ट रखी है, अब मान लीजिए हम अपनी जाति न बतावें, हम कह दें शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो सरकार को कैसे पता चलेगा कि हम शेड्यूल ट्राइब्स नहीं हैं? मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ सर, जो पॉलिटिकल पार्टियां जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है, उनके पीडीएफ में होता है कि ये ब्राह्मण है, ये राजपूत है, ये भूमिहार है, ये जाटव है, ये केशव है, ये मौर्य है, ब्रैकेट में लिस्ट होता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये सब पार्टियां करती हैं, आप जानते हैं, पर कैमरे के सामने अनभिज्ञ बन रहे हैं, ये सारी पार्टियां करती हैं। वो करती हैं, उसका पर्पज कुछ और होता है। आप ये समझ रहे हैं कि जाति इसलिए बताई जाती है कि इस जाति के लोग इसको वोट दें, वो जाति इसलिए बताई जाती है कि आप पहले अपनी जाति बताइए, अपना धर्म बताइए, और फिर हम ये भी चेक करेंगे कि आप इस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं, आप बेनिफिशियरी वास्तव में हैं या कहीं गलत, इसलिए जाति धर्म पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, इस मुद्दे पे थोड़ी सी मतभिन्नता है, बाद में अगर मौका मिला तो हम बाद में दिल्ली में आपसे चर्चा करेंगे। ये डॉक्टर उमेश सिंह थे, बसपा उम्मीदवार हैं, इन्होंने सभी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात की, एक खाका पेश किया कि अगर जीतते हैं तो मेरा ब्लूप्रिंट क्या होगा। हम इसी तरह अलग अलग
अब तो शायद कम सीटें बची हैं, कुछ और सीटों पर हम जाएंगे, आप जनता से उनकी राय मांगेंगे, उम्मीदवारों से आपके हिस्से का सवाल पूछेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।